हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम हो गया स्वदेशी, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं, फिर हम यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का स्टार्ट हो गया स्वदेशी, और चैप्टर का लेखक का नाम है बद्री नारायण चौधरी, और इसे प्रेम घन भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है हम तुमको बता देते हैं। तुम बद्री नारायण चौधरी एवं प्रेम घन दोनों नाम अलग अलग करके याद कर लो। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया
तो वहाँ पे कभी कभी ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी दे देंगे तो प्रेम घन नहीं देंगे, अगर प्रेम घन दे देंगे तो बद्री नारायण चौधरी नहीं देंगे। तो आपको वहीं पर क्या होता है ना, तुम्हारा माइंड चेक करने के लिए कभी ये देंगे तो कभी ये नहीं देंगे, कभी ये देंगे तो कभी ये नहीं देंगे। तो आपको इस स्थिति में ना दोनों नाम याद करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सिर्फ माइंड ही तो चेक किया जाता है कि तुम्हारे पास सोचन शक्ति कितना है, सोचने का शक्ति कितना है, यही सब चेक किया जाता है। तो अब बद्री नारायण चौधरी और उसके साथ में प्रेम घन दोनों नाम याद कर लीजिए, जो पूछेगा आप वो टिक मार दीजिएगा। तो यहाँ से भी कुछ 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो कुछ बद्री नारायण चौधरी के बारे में जान लेते हैं, तो फिर हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सो स्टार्टेड। प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादन बीनी मासिक पत्रिका तथा नगरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वसब नाम से संग्रहित है। प्रेम घन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेम घन ने काव्य रचना अधिकांशतः व्रजभाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेम घन सर्वव से संकलित दोहे का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। दोहे की विषय वस्तु और उनका काव्य विभव भी इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रशंसनीय है। तो यह बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन का है, दोनों में से आप एक कह ले, लेकिन याद करना है दोनों। तो इनके बारे में बस इतना ही, और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं, आपको लगता होगा कि हम रीडिंग क्यों करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अपने आप से प्रश्न पूछे हो तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखो, रीडिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया तुम्हारा 50 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव है। तो 50% ऑब्जेक्टिव में से 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बुक से, और जो बाकी 10 से 15 या 20 नंबर बच जाता है वह पूछा जाता है व्याकरण से, ठीक है। तो 35 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए बुक रीडिंग करना ही होगा, और तुमको एक बुक कवर करना होगा, क्योंकि एक चैप्टर से सिर्फ 2 ही नंबर का पूछा जाएगा। तुम देखो ना, 12 चैप्टर काव्य और 12 चैप्टर गद्यखंड, दोनों मिलाकर 24 हो जाता है, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एक चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर ही लेगा, तो 24 दूना 48 हो जाता है। तो यानी कि तुमको एक नंबर के लिए एक चैप्टर पढ़ना होगा, रीडिंग देना होगा। तो रीडिंग देने से तो ये भी होता है ना, जैसे कि एक बार तुम रीडिंग दे दियो, ठीक है, तो रीडिंग दे देने से तुमको यह फायदा होता है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है तुम सबका तो सही टिक मार दोगे, वो चलो ठीक है, लेकिन तुमको क्वेश्चन आंसर में भी तो आसानी हो जाता है ना। अगर तुम एक बार पूरा बुक रीडिंग दे दियो हो उस बार से लेकर इस बार, यानी कि टोटल चैप्टर, तो तुमको ऑब्जेक्टिव में जो सही टिक मार कर आओगे तो ये भी करेंगे। लेकिन यार इसमें तुमको ये भी तो फायदा होता है ना कि उसके साथ साथ तुम्हारा जितना क्वेश्चन आंसर है तुमको वो भी ठोस हो जाता है। अगर वह जो चैप्टर तुम कंप्लीट कर लिए हो रीडिंग करके, तो अगर उससे तुमको कहीं से भी क्वेश्चन हेर फेर करके भी पूछे तो तुम तो उसके बारे में तुम आसानी से लिख ही सकते हो। तो यही सब फायदा होता है। तो इसलिए चैप्टर को समझना एवं रीडिंग देना बहुत जरूरी होता है। चैप्टर से तुम दूर नहीं भाग सकते हो, ठीक है। फिर दूर भागने का मतलब क्या होता है, तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो फिर पढ़ाई नहीं करो, तो फिर तुम कुछ और जाके कर सकते हो। अगर पढ़ाई करना है तो एक बात समझो, गहरी बात समझो। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो बस हम अभी चैप्टर की ओर चलते हैं। और देखो ये भी नहीं, देखो हम बकवास, आप बहुत आदमी बोलता है कि सर आप तो भाषण बहुत देने लगते हैं, तो बकवास वाला बात मत करो, ठीक है। भाषण उसन हम कुछ नहीं देते हैं यार। एक फैमिली अपने लोग, अब एक लोग अपने लोग फैमिली है, तो यार एक ऐसा भी हो सकता है ना कि हम आए और एकदम रॉबर्ट की तरह खट 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 जो लिखा है वो बोले और बस आपको समझा कर चले गए। एक होता है यार रिलेशनशिप, एक फैमिली का रिलेशनशिप होता है कि हम आपको ना सारा कुछ बायोडाटा से सब कुछ समझाते हुए लेकर चले, तो इसमें कुछ बातचीत भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए। और इंटरटेनमेंट क्या हो जाए, तुमको समझाने के लिए हम ये सब बात करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमको वीडियो बहुत लंबा ले जाना है, ऐसा हमारा कोई शक नहीं है। देखो एक हम मात्र एक हम ऐसा सर एक ऐसा, देखो ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत होगा, ठीक है, लेकिन हम एक मात्र ऐसा सर है जो कि आपको पूरा कुछ बायोडाटा बताते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्यों होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसा ये सब नहीं बताते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम फिलहाल चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो फिर हम बातचीत करते रहेंगे। तो आपके सामने स्वदेशी चैप्टर स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक कोटेशन है, यानी कि टोटल कोटेशन 10 है। तो इसे हम एक एक कोटेशन करके पढ़ेंगे और फिर इसके मायने क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। देखो कविता का क्या होता है, जो कविता चैप्टर हो जाता है ना, काव्य खंड चैप्टर यानी कि 12 चैप्टर क्या हो जाता है, यह पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे तुम एक बार वहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग करके देखो, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। जब तक इसका मायने नहीं समझोगे, जब तक यह चैप्टर पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हम एक एक या दो दो कोटेशन लेंगे और फिर इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला कोटेशन ले लेते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कोटेशन देखते हैं और आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछो न अब भारत म दर्शात। तो आई होप इसके बारे में आप कुछ समझ पाए होंगे। तो चलिए हम इसका पूरा डिटेल से देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका मायने समझते हैं। फिर इसका अगर नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, इससे हम और विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कोटेशन नंबर 1, जो कवि का कहने का मतलब है, कवि प्रेम घन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलो इससे भी हम स्पष्ट करके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कवि का कहना है कि पराधीनता के कारण भारतीयों ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। लोगों के रीति रिवाज बदल गए हैं। सर्वत्र विदेशी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। भारतीयता की भावना का लोप हो गया है। कवि देश की ऐसी दुर्दशा देखकर हतप्रस्त हो जाता है। इसलिए कवि ने देशवासियों को अपनी प्राचीन परंपरा याद कराने की सलाह दी है। कवि का मानना है कि भारत सदियों तक विश्व गुरु, ज्ञान प्रदाता तथा धन्य धान्य से पूर्ण था। अपनी आपसी कलह के कारण ही आज परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ है। एवं हमें देशवासियों को स्वदेशी संस्कार अपनाने का प्रयास करना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं एवं विदेशीपन का त्याग करना चाहिए। तो आई होप आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम कोटेशन नंबर 2 और कोटेशन नंबर 3 दोनों एक ही साथ हम लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक कोटेशन लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। तो कोटेशन नंबर 2 और कोटेशन नंबर 3 दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोटेशन नंबर 2 और 3 दोनों हम साथ में ही पढ़ेंगे और इसका मायने भी हम साथ में समझेंगे। तो आप भी स्क्रीन पर हमारे साथ देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनुज भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू केंधो के ये है क्रिस्तान। पढ़े विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाई, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। तो आई होप इसके बारे में आप कुछ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम विस्तार पूर्वक आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कवि कहता है कि
अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या, व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए है। कभी लोगों के ऐसी मनोवृत्ति देख खिन्ने हो जाता है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अपनी राष्ट्रीय भाषा के प्रति जागरूकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि विदेशी रंग में रंगने के कारण भारतीयों की पहचान भी नष्ट हो गई है। तो आई होप आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। चलो इसको हम और थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि देशवासी विदेशी संस्कार से इस प्रकार दब गए हैं कि उनके भारतीयता की पहचान मिट गई है। हिंदू मुसलमान सभी अंग्रेजी भाषा पढ़कर अपनी भाषा का त्याग कर दिए हैं। इन्हें न तो अपना ऐतिहासिक गौरव याद है और न ही स्वाभिमान का ख्याल है। ये अपनी प्रजातंत्रता के लिए लज्जित भी नहीं है। देशवासियों की ऐसी मनोवृत्ति पर झीक प्रकट करते हुए कवि कहता है कि वह मरा हुआ माना जाता है, जिसे अपने भाषा, संस्कृति तथा देश के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए कवि सारे देशवासियों को अपनी राष्ट्रीय भाषा को समृद्ध बनाने का आह्वान करता है और विदेशी संस्कृति अपनाने से रोकता है। तो आई होप आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो अगला कोटेशन हम कोटेशन नंबर 4 और कोटेशन नंबर 5 ले लेते हैं। तो फिर हम दोनों साथ में ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर पढ़िए। तो क्या लिखा है कोटेशन नंबर 4 और कोटेशन नंबर 5। तो हम स्टार्ट करें, चलो पढ़ो। ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी वखान करत अंग्रेजी उपभोग। तो इसका मायने आप हल्का तो ज़रूर समझ पाए होंगे, अगर पूरा नहीं समझ पाए तो चलो इसको हम इसका जो मायने होता है हिंदी और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप पूरा समझ आइएगा। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप पहले शुरू से लेकर लास्ट तक भी चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद फिर हम आपको एक तरह से पूरे डिटेल्स में समरी में हम आपको समझा देंगे। ठीक है। कवि प्रेम घन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी अपने सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हिंदी को बदले अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। कवि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति देख विस्मित हो उठता है, क्योंकि जिस देश ने विश्व को सभ्यता संस्कृति का ज्ञान दिया, उसी देश का निवासी विदेशी भाषा बोलकर गौरवान्वित होते हैं। तो आप समझ पाए? ठीक है। चलो नहीं समझ पाए हैं तो हम इसका और आपको थोड़ा सा और आसान करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आप पूरा समझ जाइएगा। कवि का कहना है कि अंग्रेजी राज्य स्थापित होते ही अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति नष्ट करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। स्वदेशी भावनाओं का अंत करने के लिए सख्त नीति अपनाई गई। देशवासी आपसी फूट के कारण असंगठित थे, फलतः अंग्रेज की हर नीति को मानना भारतीयों की मजबूरी हो गई है। देश की ऐसी स्थिति देख कवि ने लोगों को स्वदेशी बनने की प्रेरणा दी, क्योंकि भारतीयता की भावना का बिल्कुल लोप हो गया है। किसी में भी भारतीयता की पहचान शेष नहीं रह गई है। देश के उच्च वर्ग सुख सुविधा के लोभ में अंग्रेजी रहन सहन, वेशभूषा तथा अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता स्वीकार कर लिया है। अतः उन लोगों ने हिंदी बोलना बंद कर दिया है। कवि लोगों की ऐसी प्रवृत्ति के सूक्ष्म अपना आक्रोश प्रकट करता है कि ऐसी हीन भावना के कारण देश सदियों तक पराधीनता के क्रूर पास में जकड़ा रहा। कवि का तर्क है कि कोई भी देश स्वदेशी प्रवृत्ति एवं भाषा के बल पर ही संगठित तथा स्वतंत्र हो सकता है।
एत एवं अपनी सारी दुर्भावनाओं का परित्याग कर देसी भावनाओं का विकास करना चाहिए। तो आई होप आप लोग पूरी समझ पाए होंगे। तो अभी हम अगला कोटेशन ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम बातचीत कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अगला कोटेशन नंबर हम आपको बता दें, कोटेशन नंबर 6 और कोटेशन नंबर 7 दोनों हम साथ में लेंगे और फिर हम इसका मायने समझेंगे। तो आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर पढ़ाइए साथ साथ और फिर हम इसका मायने समझाएंगे आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ देख रहे हो? स्क्रीन पर बोले थे तुमको देखने के लिए, स्क्रीन पर देखो ना, हमारे साथ साथ तुम भी पढ़ो ना यार। समझने का कोशिश नहीं करता, ईयरफोन लगा लिए हो, इधर उधर देख रहे हो, क्या फ़ायदा। स्क्रीन पर देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सकोची लाजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे हल्का सा। तो चलो हम विस्तार में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तु का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तु का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग गया है। इतना ही नहीं, इनका मानसिक स्तर भी इतना गिर गया है कि वे अपने के हिंदुस्तानी कहने में संकोच करने लगे हैं। उन्हें हिंदुस्तानी कहने में लज्जा लगने लगी है तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भौं सुकड़ने लगे हैं। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए, चलो हम इससे और ही विस्तार करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ ध्यान है, नहीं समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, इस बार तुम ठीक से सुनो। तुम आई होप हमें पूरा विश्वास है कि हम पूरे आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सुनो। कवि का कहना है कि प्राधीनता के काल में भारतीयों का आत्मगौरव इतना क्षीण हो गया है कि उन्हें अपने को भारतीय कहने में संकोच होता है। वे स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने में अपमान महसूस करता है। फलतः विदेशी वस्तुओं का एकाधिकार स्थापित हो गया है। वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान सभी देश विद्रोह हो गए हैं। विदेशी सभ्यता के चकाचौंध में इस प्रकार दीर्घ भ्रमित हो गए हैं कि उन्हें अपना गौरवपूर्ण इतिहास याद नहीं रहा। अतः कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के नागरिक का सिर तभी ऊंचा रहता है जब वह देश स्वतंत्र रहता है अथवा उस देश के निवासी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, खान पान, वेशभूषा तथा भाषा साहित्य अपनी देश के अनुकूल होते हैं। पराधीन देश के नागरिकों का अपना स्वाभिमान नहीं होता, उन्हें हर जगह हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए देशवासियों का कर्तव्य है कि वे अपने स्वाभिमान प्राप्त का प्रयत्न करें, अपने देश के चतुर्दीर्घ विकास के लिए प्रयासरत रहे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। तो आई होप हम आपको इतनी आसान भाषा में समझा दिए हैं। अब नहीं समझ पा रहे हो तो यह गलती आपकी है। ध्यान कहाँ है, समझो, दोबारा सुनो, बैक में जाओ, फिर से दोबारा सुनो। और अगर आप ध्यान से सुन रहेंगे तो समझ ही पा रहे हैं। और वैसे भी हम बता दें कि अच्छी बुक और अच्छे इंसान एक बार में समझ में नहीं आता है, उसे बार बार समझने की कोशिश करना है। वैसे बड़े बड़े आदमी कहा कि अच्छी बुक और अच्छे इंसान एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप इसे बार बार जाके सुनिए। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि बहुत विद्यार्थी कहता है कि सर हम पूरी तरह से न समझ नहीं पाए। पूरी तरह से कैसे समझ पाओगे बताओ तुम्हें? जो हिंदी साहित्य में पीएचडी, जो कि मालूम है पीएचडी क्या होता है, और एक तरह से पीएचडी करने के बाद नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। और इसका अगर प्रोसेसिंग देखा जाए तो 30-35 साल का आदमी हो जाता है पीएचडी करते करते, लगभग में, ठीक है। तो कहाँ से तुम समझ पाओगे, ठीक है। जो पीएचडी कर लेते हैं हिंदी साहित्य में वह पूरा समझते हैं। और जो देखो हम आपको बता देते हैं, जो रियल बात है हम बताते हैं, ठीक है। जो जैसे कि यह स्वदेशी चैप्टर हो गया, तो तुमको क्या लग रहा है सिर्फ यह स्वदेशी चैप्टर क्लास 10 तक ही? जी नहीं, यहाँ से हम आपको बता दें कि आईएस हो गया,
यूपीएससी हो गई, बीपीएससी हो गया, यहाँ तक इंटरव्यू में पूछा जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। रह गई बात अब क्लास 10th में पूछा जाता है। तो आई होप हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप 50 से 40-50% भी समझ पा रहे हैं तो यह क्लास 10th के लिए बहुत हो गया। ठीक है, वैसे हम आपको बता दें उतना बेसिक, उतना गहराई के लेवल में नहीं पूछा जाता है क्लास 10th लेवल में। 50 अगर आप 50-60 तो समझ पा रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप 50-60% तो समझ ही पा रहेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप इस पर देखो, अगर आप इस पर हिंदी साहित्य आगे चलकर कुछ आप हिंदी साहित्य में कुछ अपना PhD करना चाहते हैं तो ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन आप क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर आप हम जितना समझाए हैं इतना अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत हो गया। आप यानी कि आप जो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा और जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप आई होप हमें पूरा विश्वास है कि इससे रिलेटेड आप पूरा क्वेश्चन आप बना कर आइएगा, या ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो टिक मार के आइएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हम जितना समझा रहे हैं इसका 50-60% भी समझ रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत काफ़ी है। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। अगर आपको कहीं समय बचे और खेलने से अच्छा कि इसे दोबारा सुन लो। ठीक है, समय बचे तो इसे आप दोबारा सुन लो तो आप पूरी तरह से प्रीपेड हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो इसमें से कुछ और कोटेशन बच गया है, उस पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें कोटेशन नंबर 8, 9, 10 बच गए हैं। तो कोटेशन नंबर हम 8, 9, 10 तीनों एक साथ लेते हैं और इसका हम मायने समझाने की हम बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप भी स्क्रीन पर देखिए कोटेशन नंबर 8, 9, 10 और फिर हम इसका मायने समझाएंगे आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। चलो ठीक है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगी वे यह कैसी खाम खयाली। दास वृत्ति की चाह चहु देसी, चारहु बरन बढ़ाली, कृत खुशामत झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। तो आई होप आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। अरे कुछ तो समझे होंगे। वैसे यार तुम लोग इतना तेज विद्यार्थी होते हुए भी बोलते कि सर नहीं समझे, कुछ तो समझे होंगे। चलो तो इसका हम इसका जो हिंदी मायने होता है वो समझाने की हम आपको प्रयास करते हैं। तो ठीक से सुनो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम। प्रेम घन जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने देश के औद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दी गई। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं। फलतः देश निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। देश की कमान वैसी लोगों के हाथ में जो स्वयं ढूल मूल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं था। कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि ऐसी खोट विचार वालों से देश की सुरक्षा की आशा करना कितनी हास्यास्पद बात है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं। तात्पर्य यह है कि देशवासी व्यक्ति तब विहीनता के कारण सत्ता की चाटुकार करने लगे हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलो इससे भी हम आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो कवि का कहना है कि भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं के व्यवसाय का केंद्र बन गया। अंग्रेजी सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए विदेशी वस्तु की बिक्री बढ़ गई तथा विस्तृत रूप में प्रचार हो गया। परिणामतः यहाँ के कलाकार, दस्तकार तथा व्यापारी बेरोजगार हो गए। देश प्रबंध की कमान संभालने वाले स्वयं कमजोर एवं ढूल मूल विचार वाले हैं। उन्हें अपना तल संभालना कठिन है। वे खोट विचार के थे। विदेशी दास्ता के कारण लोग खुशामदी प्रवृत्ति के हो गए। सभी स्वार्थ सिद्ध के लिए सत्ता की झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं।
कवि के कहने का भाव है कि दासता के कारण देशवासी व्यक्ति विहीन तथा चाटुकार हो गए थे। उन्हें अपना तथा अपने देश के गौरव का ख्याल नहीं था। वे यह भूल गए थे कि जिसे अपने देश तथा जाति का अभिमान नहीं रहता वह मृतवत माना जाता है। वही व्यक्ति जीवित माना जाता है जो अपनी आन मान तथा शान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तत्पर रहता है। खुशामदी तो कायर, डरपोक एवं परमुखापेक्षी होता है। ऐसी व्यक्ति से देशोद्धार की आशा रखना बालू से तेल निकालने के समान है। इसलिए कवि देशवासियों को स्वाभिमानी बनने के लिए प्रेरित करता है। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो आई होप इसमें समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो इसे दोबारा सुनो, क्योंकि यार खेलने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो इसे एक बार दोबारा सुन लो, तब पूरी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर 50 से 60% भी समझ रहे हैं तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत है, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है ना तो तुम इतना एक बार वीडियो पूरा देख लियो हो ना, और अपने अगल बगल साथी का है उससे तुम पूछ के देखो, तुमसे भी बहुत कम जानते हो। तुम तो 50-60% जानते हो, 10-5% भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। इससे रिलेटेड ही बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इससे बाहर कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचो यह वीडियो किसे फॉरवर्ड किया जाए, किसे शेयर किया जाए। अगर आपके अगल बगल में कोई क्लास 10th में पड़ोसी है तो आप उसे भी दीजिए, या रिलेशनशिप में कोई है क्लास 10th में उसे आप कीजिए, या आप फ्रेंड सर्किल में कोई है उसे आप शेयर कीजिए। सोचो कि यह वीडियो किसको शेयर करें ताकि उसको लाभ हो, तब उसे वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो हम जाते जाते इसमें कुछ प्रश्न है तो हम प्रश्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं, तो फिर हम यह चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। मेहनत करो यार, मेहनत करने ही से कुछ होता है। मेहनत नहीं करोगे तो फिर मज़ा थोड़ी आता पढ़ाई करने में। हम तुमको डांटते हैं, कभी कभी दबाते हैं, किस लिए दबाते हैं? तुम ही सबको लिए कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करने पर ही कुछ होता है। मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा, बोलो। चलो तो कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन 7 या 8 पूछा गया है टोटल। तो आपको इसमें क्या करना है, सभी याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस बार नहीं तो उस बार, और उस बार नहीं इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल कर में सिर्फ ऐसा ही 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि घुमा घुमा के पूछा जाता है, जिसे आप VBI क्वेश्चन कहते हैं। वही VBI क्वेश्चन होता है। तो सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है, तो इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में ही घुमा घुमा के पूछा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि हम देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको 7 से 8 जितना भी क्वेश्चन है हम सभी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी जितना भी इसमें प्रश्न है सभी का हम क्वेश्चन बताते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बताइए, ये भी बताते हैं लिंक निर्णय क्या होता है। तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सब कुछ कवर करते हैं। लेकिन जो यानी कि VBI क्वेश्चन है जो पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आपको सभी VBI क्वेश्चन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि कोई हम अगला चैप्टर कवर करेंगे और वीडियो जो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन तुम तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन को लिए ही चैनल सब्सक्राइब किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो हम अपलोड कर देंगे और मालूम चलेगा परीक्षा का 10 दिन बचा है तो तुम्हारे तो वीडियो पहुंचेगा, तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। साथ में हम आपको यह भी बता दें, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का VBI क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से आपको सभी का मिल जाएगा। कुछ कवर नहीं हुआ है तो हमारा टीम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और जितना जल्दी हो चैप्टर कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। और चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ हमको इतना ही कहना है कि पढ़ाई कर रहे हो आप लोग तो पढ़ाई रेगुलर रखो। हालांकि कई क्या होता है, तुम एक दिन 10 घंटा पढ़ लोगे और उसके बाद नहीं पढ़ोगे। देखो एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए और 2 दिन गायब हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। रोज़ 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई रखो। रेगुलर पढ़ाई करने से क्या होता है, एक शब्द में तुम्हें कहे, चलो हम बोर्ड के माध्यम से सारी बात करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही वीडियो बहुत लंबा बन गया है। तो जाते जाते हम सिर्फ आपको हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे होंगे शब्द निधि,
तो इसमें हम यही करना चाहेंगे, शब्द निधि है जो आप 2 से 3 बार पढ़ के इसे छोड़ दीजिए। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। इसका लाभ आप बोलिएगा क्या होता है? इसका लाभ यही होता है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और कभी कभी ऐसा शब्द पूछ दिया जाता है जो उसका आप मायने नहीं समझ पाते हैं, तो शब्द निधि जो आप अभी ही 1 से 2 बार पढ़ लिए रहेंगे तो वहाँ पर अचानक याद आ जाता है, 100% याद आ जाता है। हमारे पर विश्वास करो, तब इसे याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और इसे फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और मेहनत से कीजिए। तो आज 26 जनवरी है 2021, तो आई होप आप लोग झंडा फहराए होंगे। तो पढ़ाई करते रहे मेहनत से और रेगुलर पढ़ाई करो और कोई बहाना नहीं बनाना है। 1 साल का ही तो बात है, उसके बाद मेहनत करना है, उसके बाद अच्छा कॉलेज लेना है और अपने सपने को पूरा एक तरह से गोल बना लिया है ना तू लोग रे। 1 साल मेहनत करो, अच्छा नंबर लाओ और अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराकर एक अच्छा अपना सपना को बहुत तेज़ी से विकास करो। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। चलो ना बोर्ड के माध्यम से हम बात करते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी ही वीडियो लंबा हो गया, हालांकि हमारे हाथ में नहीं होता है वीडियो लंबा होना या छोटा होना, ये तो चैप्टर पर डिपेंड करता है कि कौन वीडियो कितना लंबा जाएगा या कौन छोटा जाएगा, ये तो अपने हाथ में नहीं। कोई चैप्टर बहुत लंबा होता है, कोई चैप्टर बहुत छोटा होता है, और जैसे कि आप लोग पहले भी देखे होंगे हमारे वीडियो। तो चलो हम बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं, VVI क्वेश्चन। तो फिर हम वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।